सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप प्रपोजल राइटिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। किन किन स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप प्रपोजल राइटिंग में 8 ऑन 8 स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज की, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट देखें। उसमें मैंने ऐसे रिलेटेड वीडियोस डाली इंडिविजुअली, कैटेगरी बाय कैटेगरी, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, पिक्चर कॉम्पोजिशन और लेटर्स के रिलेटेड भी, फॉर्मल इनफॉर्मल राइटिंग कैसे करते हैं उनके रिलेटेड भी वीडियोस मैंने डाल दी हैं। तो अगर आप उन टॉपिक्स में भी अच्छा स्कोर चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी रेफर कर सकते हैं। आपको ऊपर आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, आप वो वाली प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है प्रपोजल राइटिंग। अब प्रपोजल राइटिंग होती क्या है? बेसिकली जब आपने कुछ चीज़ सेटअप करनी होती है तो आप किसी अथॉरिटी को या किसी फॉर्मल बॉडी को अप्रोच करते हो और उसे प्रपोजल देते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स एंड लिस्ट ऑफ मेजर्स हैं, तो आप इसमें सहमति देते हैं मुझे कि नहीं। बेसिकली प्रपोजल हम तब लिखते हैं जब हमें कोई क्लब सेटअप करना होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है और किसी फॉर्मल बॉडी को अप्रोच करना होता है, तो हम प्रपोजल राइटिंग करते हैं। अभी भी हम बात करेंगे कि जैसे हमें जो प्रपोजल राइटिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कोई क्लब सेटअप करने के या कोई एनजीओ सेटअप करना है स्कूल में, तो उसके रिलेटेड हमें प्रपोजल आते हैं। आज की वीडियो में हम पूरा सीआई से एफिलेटेड फॉर्मेट देखेंगे कि आप प्रपोजल राइटिंग में कैसे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो उस पूरे फॉर्मेट को फॉलो करके। तो जो प्रपोजल राइटिंग होता है ये बिल्कुल ही नोटिस एंड ईमेल राइटिंग की तरह परफेक्ट पॉइंटर एंड हाईली स्कोरिंग टॉपिक होता है। जैसे आपने आईसीएसई में भी नोटिस ईमेल अटेम्प्ट की होगी तो आपको पता होगा कि नोटिस और ईमेल राइटिंग भी परफेक्ट पॉइंटर टॉपिक्स के अंदर आते हैं कि अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे नोटिस और ईमेल राइटिंग में, क्योंकि जो इसकी बुनियाद होती है, जो प्रपोजल राइटिंग या नोटिस ईमेल राइटिंग है, इनकी बेसिक फाउंडेशन ही आपका फॉर्मेट होती है। तो इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। प्रपोजल राइटिंग के भी फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे टीचर हमें कहते थे कि जो एग्जामिनर है आपके प्रपोजल राइटिंग में सबसे पहले फॉर्मेट चेक करता है कि आपने फॉर्मेट अच्छी तरह से लिखा है क्या, आपकी वो पॉइंट्स जो उसने डिज़ायर किए हैं, जो टास्क आपको दिए गए हैं, आपने वो सारे कंप्लीट किए हैं कि नहीं। अगर आपने सारे टास्क अचीव किए हैं और सारे पॉइंट्स फॉर्मेट अच्छी तरह से फॉलो किया है तो एग्जामिनर को एक अच्छा आइडिया लग जाता है कि हाँ, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड अच्छी है, इसने प्रपोजल अच्छी तरह लिखा है। फिर वो इतना ज़्यादा डीप डाइव नहीं करता है आपके प्रपोजल में, प्रोवाइडेड आपका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा करेक्ट है। तो फॉर्मेट में भी हम आते आते बात करेंगे। इस वीडियो में फॉर्मेट को हम बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो प्रपोजल राइटिंग में जो मेरी फर्स्ट स्टेप रहेगी वो है प्रैक्टिस अंटिल यू अटेन अ मास्टरी इन इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी अब आपके यूनिट टेस्ट आते हैं, कोई भी एग्जाम्स आते हैं, आपके मोस्ट प्रॉब्ली प्री बोर्ड एग्जाम्स आ रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, 1 से 2 हफ्ते पहले प्रैक्टिस करनी है प्रपोजल राइटिंग की। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एक मास्टरी हो जाए, आप एक्सेलेंस अटेन कर लो उस प्रपोजल राइटिंग के टॉपिक पे। कि आपको अगर कोई भी प्रपोजल राइटिंग का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से प्रपोजल राइटिंग के टॉपिक को अटेम्प्ट कर दो और उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। आपको ऐसी प्रैक्टिस करके ऐसी मास्टरी अटेन करनी है। तो प्रैक्टिस ही मेरी फर्स्ट स्टेप रहेगी आपके लिए अगर आप प्रपोजल राइटिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट जो है इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मेट होता है प्रपोजल राइटिंग का। आपको बस एक क्लीन एंड क्लियर वे में प्रेजेंट करना होता है अपने फॉर्मेट को। तो हम खोल लेते हैं अभी सीआईसी का स्पेसिमेन जिसमें आपको प्रपोजल राइटिंग का करेक्ट फॉर्मेट बताया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज अ मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल you have been given the responsibility of setting up a science club. Write a proposal in about 150 words stating the steps you would take to successfully establish this particular club. तो अब हमने देखा है कि हम मेंबर हैं स्टूडेंट काउंसिल के और हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रपोजल हम तब लिखते हैं जब हमें कुछ सेटअप करना होता है। जैसे इस केस में हमें साइंस क्लब सेटअप करना है, तो उसके लिए हमें प्रपोजल लिखना है इन अबाउट 150 वर्ड। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ड लिमिट के अंदर अंदर ही आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। स्टेटिंग द स्टेप्स यू वुड टेक टू सक्सेसफुली एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर क्लब। अब प्रपोजल में बेसिकली क्या होता है, आपको सबसे पहले ये सोचना होता है कि अगर मैं उस जगह पे होता, अगर मैं सच में ही मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल होता इस प्रेजेंट टाइम में, इन रियल लाइफ सिनेरियो, तो मैं क्या करता, तो मेरे क्या लिस्ट ऑफ मेजर्स होते, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते साइंस क्लब को इस्टेब्लिश करने के, और मैं कैसे अप्रोच करता उस बॉडी को, क्या हेडिंग देता, क्या इंट्रोडक्शन देता। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर साइंस क्लब मैंने सेटअप करना है तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, साइंस क्लब सेटअप करने का मेरा मेन रीज़न क्या होगा। तो वो आपको इसका ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल ही उस जगह पे खड़े होकर ये सोचना है कि आप क्या करते अगर इस जगह पे होते तो प्रपोजल का फॉर्मेट हम देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन तो आपकी ये रहेगी, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप लिखोगे प्रपोजल आप किसके लिए लिख रहे हो, बेसिकली सब्जेक्ट होता है ना एक, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब। इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि जो ये प्रपोजल वाली लाइन है, प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब, ये जो सब्जेक्ट वाली लाइन होगी ना, इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही लाइन में सब वाइंड अप कर दें, एक ही लाइन में आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कर दें। जैसे इन्होंने भी प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ साइंस क्लब, बस इतनी सी लाइन लिखी है और एक क्लियर इंडिकेशन मिल रही है कि प्रपोजल किस लिए है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप भी एक ही लाइन में
इसे वाइंड अप कर दें सेंटेंस को। अब हमने जान लिया प्रपोजल लाइन, हमने जान लिया। उसके बाद आते हैं हम हेडिंग और इंट्रोडक्शन पे। हेडिंग इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसका जो फॉर्मेट है यूनिवर्सल रहता है। जैसे अब आप इस केस में प्रपोज कर रहे हो कि आपने साइंस क्लब इस्टेब्लिश करना है अपने स्कूल में, तो आप हेडिंग में सबसे पहले लिखोगे, हेडिंग में आप जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप क्यों इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो साइंस क्लब अपने स्कूल में, तो वो आप जो आपको लगता है जो सबसे बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है साइंस क्लब इस्टेब्लिश करने का, वो आप हेडिंग और इंट्रोडक्शन में लिखोगे। जैसे इस केस में इन्होंने लिखा है टू फॉस्टर एन इंटरेस्ट इन साइंस आउटसाइड द क्लासरूम एंड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वंडर्स एंड रेलेवेंस ऑफ साइंस इन आवर लाइफ्स, वी प्रपोज टू सेट अप अ साइंस क्लब इन स्कूल। अब ये जो लाइन है आप देख रहे हो, इन्होंने दो चीज़ लिखी है, टू फॉस्टर एन इंटरेस्ट इन साइंस आउटसाइड द क्लासरूम एंड इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू द वंडर्स एंड रेलेवेंस ऑफ साइंस। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हेडिंग और इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट्स तो ज़रूर मेंशन करें, 2 से ज़्यादा मत जाएं। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं आ रहा है तो 1 पॉइंट तो मेंशन आपने करना ही है। एक सेफर साइड पे अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ 2 पॉइंट्स मेंशन करो। इनके प्रपोजल में भी वापस आया था, इन्होंने 2 कर दिए, 2 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर दिए, जो इनके 2 सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे वो मेंशन कर दिया। और उसके बाद लिखा वी प्रपोज टू सेट अप अ साइंस क्लब इन स्कूल। ये जो फॉर्मेट है, ये जो लाइन है, आप एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो। यहाँ आप पहले भी लिख सकते हो वी प्रपोज टू सेट अप अ साइंस क्लब इन स्कूल टू फॉस्टर एन इंटरेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब हमने जान लिया हेडिंग और इंट्रोडक्शन के बारे में कि हेडिंग और इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। हमें बेसिकली जो हमारे बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो सबसे इंपैक्टफुल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम लिखेंगे हेडिंग और इंट्रोडक्शन में। इसमें एक और पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हेडिंग और इंट्रोडक्शन, हेडिंग स्लैश इंट्रोडक्शन कॉलन डाला है, ये वाली चीज़ भी आपने लिखनी है। ये जो आपको दिख रही है ना, हेडिंग स्लैश इंट्रोडक्शन कॉलन, ये भी चीज़ आपको लिखनी है। ऑब्जेक्टिव्स कॉलन, ये भी चीज़ लिखनी है। लिस्ट ऑफ मेजर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स भी आपने साथ साथ लिखनी है। आपने ये नहीं करना है कि प्रपोजल में सिर्फ आपने हेडिंग और इंट्रोडक्शन की जगह सिर्फ ये टू फॉस्टर एंड इंटरेस्ट से शुरू कर दिया, ये आपका फॉर्मेट थोड़ा डिप्लीट कर देगा। तो इसमें हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब हेडिंग इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आप क्यों एस्टैब्लिश करना चाहते हो साइंस क्लब। जैसे हमने हेडिंग और इंट्रोडक्शन में भी बताया, 2 रीजंस बताया, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स में भी आप 2 रीजन बताओगे, मिनिमम 2 रीजंस बताओगे। अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो। 3 ऑब्जेक्टिव्स विल बी सफिशिएंट, बट 3 से ज़्यादा जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारी वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स। तो अगर आपने हेडिंग और इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, आपको लगता है कि मेरी वर्ड लिमिट और ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऑब्जेक्टिव्स में आप 2 पॉइंट्स लिख लें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखा है, तो मतलब आपका ऑब्जेक्टिव्स में मिनिमम 2 पॉइंट्स होने ही चाहिए। आप 1 पॉइंट लिख के सिंपली वाइंड अप नहीं कर सकते हो। हेडिंग और इंट्रोडक्शन में भी जैसे आपने देखा था मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस लिखा है। हेडिंग और इंट्रोडक्शन में भी आप मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस लिखोगे, 2 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं जाओगे। इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही सेंटेंस में सब वाइंड अप कर दो एंड यूज़ करके, या कोई भी कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करके आप एक ही लाइन में वाइंड अप कर दो। जैसे इन्होंने 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे पर इतने क्लीन वे में लिखे कि एंड से दोनों ही जोड़ दिए साथ में, 2 सेंटेंसेस बनाने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसमें हमें ये बात का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव्स की मैंने आपको बात बता दी। अगर वर्ड लिमिट आपको लगता है एक्सीड हो जाएगी मेरे प्रपोजल में आगे आते आते, तो आप 2 ही ऑब्जेक्टिव्स लिखें। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स के बाद लिस्ट ऑफ मेजर्स में। लिस्ट ऑफ मेजर्स क्या होते हैं बेसिकली? लिस्ट ऑफ मेजर्स आप करोगे क्या? साइंस क्लब आपने एस्टैब्लिश कर दिया मान लो, तो साइंस क्लब एस्टैब्लिश करने से पहले आप क्या करना चाहते हो, आप स्कूल को क्यों लिख रहे हो, क्या प्रपोज करना चाहते हो। तो आप जनरली देखोगे लिस्ट ऑफ मेजर्स में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले आप एक ऑडिटोरियम अरेंज करवाओगे, एक रूम अरेंज करवाओगे कि अगर कोई भी साइंस क्लब की मीटिंग्स होती हैं तो उसके लिए रूम होगा, तो ये लिस्ट ऑफ मेजर्स हो जाएंगे। लिस्ट ऑफ मेजर्स में आप फिर वो लिख सकते हो कि हमारी मीटिंग्स होगी, हमारे वीकली इवेंट्स होंगे, आप उसके बारे में बता सकते हो। मेंबरशिप बता सकते हो कि मेंबरशिप के लिए इस टीचर को अप्रोच करना पड़ेगा। आप क्लब मेंबरशिप की फ़ीस बता सकते हो और आप अपने क्लब की एक्टिविटीज़ बता सकते हो। बेसिकली लिस्ट ऑफ मेजर्स में आप अपना पोर्टफोलियो बता रहे हो क्लब का कि आपका क्लब करेगा क्या, लिस्ट ऑफ मेजर्स क्या होंगे आपके क्लब को एस्टैब्लिश करने के। तो इसमें भी इन्होंने लिखा है मिनिमम 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। मिनिमम 4 पॉइंट्स, इसमें मैं फिर से सजेस्ट करूँगा अगर आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है तो 4 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वर्ड लिमिट प्रॉपर है, मैं और एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, तो आप लिस्ट ऑफ मेजर्स में 5th पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। पर इसमें लिस्ट ऑफ मेजर्स में 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं। 5th पॉइंट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ना ही जाएँ। इसके साथ साथ आप ये भी चीज़ देख रहे होंगे कि जब हमने ये सब्जेक्ट लाइन लिखी उसके बाद हेडिंग इंट्रोडक्शन लिखी, तो एक एक लाइन का गैप आ रहा है। वो एक एक लाइन का गैप आपने अपने प्रपोजल राइटिंग में भी छोड़ना है। इससे आपका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही क्लीन और क्लियर वे में प्रेजेंट होता है। ये भी आपको लाइन छोड़नी है। लिस्ट ऑफ मेजर्स के बारे में भी हमें पता लग गया कि हमने ये बताना है कि हमारा क्लब एस्टैब्लिश होते होते क्या क्या करेगा, हमारे क्लब में क्या क्या इवेंट्स होंगे, लिस्ट ऑफ मेजर्स क्या होंगे हमारे क्लब्स में, तो वो हमने बताना है। अब लिस्ट ऑफ मेजर्स के बाद हमने सारा कुछ बता दिया है कि हमारा
क्लब का मेन रीज़न क्या है, क्या किस लिए एस्टैब्लिश हो रहा है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हेडिंग, इंट्रोडक्शन सब दे दिया है। अब हमने एंड करना है अच्छी तरह से, तो उसके लिए आता है एंडिंग सेंटेंस। अब इनका एंडिंग सेंटेंस देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सो दैट द साइंस क्लब बिकम्स अ रियलिटी इन द लाइफ ऑफ द स्कूल। ये जो लाइन है वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड, ये तो ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी। उसके आगे आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे इन्होंने सो दैट द साइंस क्लब बिकम्स अ रियलिटी, इस केस में साइंस क्लब इन्होंने बनाना था तो एक अच्छा सा एंडिंग कर दिया है। ये एंडिंग आप अपने बेस पे रख सकते हो, पर ये ध्यान रखना वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड सो दैट द नेसेसरी एक्शंस कैन बी टेकन एट द अर्लीस्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, एज सून एज पॉसिबल भी लगा सकते हो। तो ये जो एंडिंग सेंटेंस है ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे बनाना है। इसमें सजेशन ये रहेगी कि एक बहुत ही अच्छा सा एंडिंग सेंटेंस बना दे, जैसे इन्होंने भी बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है, सो दैट द साइंस क्लब बिकम्स अ रियलिटी। तो ये भी बहुत अच्छा सा एंडिंग सेंटेंस, आप ऐसे एंडिंग सेंटेंस बना सकते हैं। आपको बेसिकली उस प्लेस पे रह के ये सोचना पड़ेगा, उस सिनेरियो में आके। जैसे अब यहाँ पे तो साइंस क्लब था, हो सकता है आर्ट्स क्लब हो, तो आर्ट्स क्लब में आप देखोगे क्या रेलेवेंस बैठता है, तो वो एंडिंग सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। एंडिंग सेंटेंस भी जान लिया। अब इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स निगलेक्ट भी कर देते हैं, वो है बॉक्स फॉर्मेशन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्रपोजल में इन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये देखो, ये जो सारी चीज़ है ये एक बॉक्स में है। प्रपोजल फॉर सेटिंग अप साइंस क्लब के ऊपर से लेके ये नीचे तक, वी होप दैट द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। तो आपने भी ऐसे ही बॉक्स फॉर्मेशन करना है। जैसे ये प्रपोजल के ऊपर लाइन है, वहाँ से आप बॉक्स फॉर्मेशन की शुरू करोगे, और वी होप दैट द प्रपोजल ऑफ द स्कूल जो लाइन है ना, यहाँ तक आप यहाँ तक वो एंड कर दोगे। ये बॉक्स की लाइन आप यहाँ तक एंड कर दोगे और यहाँ से शुरू करोगे। बेसिकली आपने एक बॉक्स में बनाना है। इसमें मैं एक और सजेशन दूंगा कि अगर आप ये जो लाइंस हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल के नीचे एक लाइन आप और क्रिएट कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच में डिवीजन हो जाए। जैसे इन्होंने प्रपोजल और हेडिंग के बीच में ऐसे डिवीजन किए ना, ऊपर लाइन मार के और नीचे लाइन मार के, ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है। तो आप ऐसे भी करें। ये जो बॉक्स फॉर्मेशन है ये पे आप पेंसिल से करें। पेन से बहुत ही आपकी डर्टी लुक आ जाती है आपके प्रपोजल राइटिंग में, तो वो ऑपोजिट इम्पैक्ट डाल देता है एग्जामिनर पे। तो इसमें बॉक्स फॉर्मेशन करें। पेंसिल से करेंगे तो एक बहुत ही क्लीन वे में, पेंसिल और स्केल से करेंगे तो बहुत ही क्लीन वे में आपका बॉक्स बन जाएगा, और एग्जामिनर पे भी ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा कि बहुत ही क्लीन वे में प्रेजेंट किया है स्टूडेंट ने। बॉक्स फॉर्मेशन के बाद हम अदर चेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अदर चेक्स में सबसे पहले फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसमें भी देख रहे होंगे, इसमें मेन चीज़ है क्या? इसमें मेन चीज़ बस फॉर्मेट है। आप हेडिंग उस प्लेस पे लिख रहे हो जिस प्लेस पे रिक्वायर्ड है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ मेजर्स, आप ये फॉर्मेट ही है जो इसकी फाउंडेशन है प्रपोजल राइटिंग की। तो आपको फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर्मेट की बात आती है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का क्या मतलब है? आपका जो हैंड राइटिंग है वो समझ आ रहा है एग्जामिनर को कि नहीं। अगर आपकी हैंड राइटिंग एग्जामिनर को नहीं समझ आ रही है तो आपने जितना मर्जी अच्छा प्रपोजल लिखा हो, वो आपके प्रपोजल को फुल मार्क्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। तो आपने लेजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी हैंड राइटिंग आपने बहुत ही क्लीन और लेजिबल रखनी है। ये जो लेजिबिलिटी का पार्ट है ये सिर्फ प्रपोजल राइटिंग में नहीं, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में चेक किया जाता है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल है और एग्जामिनर को समझ आ रहा है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, सिर्फ लेजिबिलिटी के ही क्राइटेरिया पे। तो आपको लेजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आती है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब आपका कितना क्लियर वे में प्रेजेंट कर रहा है, आप घुमा के तो नहीं कोई बात कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अब लिस्ट ऑफ मेजर्स हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ मेजर्स दो लिखते हैं और दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप ऐसे तो नहीं कर रहे हो। बेसिकली आपको क्लियर रहना पड़ेगा, बात ना घुमाओ आप अगर आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं तो सोचो और ज़्यादा पॉइंट्स लिखो। आप अगर एक ही पॉइंट को दो चीज़ में लिख दोगे, एक्टिव और पैसिव बना के, तो वो मार्क्स और ज़्यादा डिडक्ट कर लेगा आपको जितने आप डिज़र्व भी करते होंगे ना, एग्जामिनर उससे कम दे देगा, क्योंकि आपने ये बात घुमाई होगी और अननेसेसरली आप एक ही चीज़ को दो बार लिख रहे होंगे। तो इसमें आपको क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यार यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। अगर आपने हमारी ICSE इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। वी विल मीट यू सून ऑन अनदर वीडियो। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट। जय हिंद, वंदे मातरम।